जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इसमें पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो आप पूरा वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो यहाँ पर पूर्णांक जो है 70 नंबर का है, तो 70 नंबर में आप अपने को आंकिए कितना नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लास 10th की ये हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है प्रश्न पत्र को। तो आगे हम चलते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, जिससे आप भी अपने को जानें हम कितने पानी में हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर कुछ चेंजेबल भी हुआ है यूपी बोर्ड द्वारा, जो है वही प्रश्न पत्र यहाँ पर हमने रखा है, जिससे आपको समस्या ना हो बोर्ड परीक्षा देने में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो जी बिल्कुल है, यही ऑप्शन सही हो गया आपका। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत है, ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद चौथा इसमें है, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है, बिल्कुल नहीं, ये उपन्यास विधा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, तो इसमें जो सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। खा नंबर देखिए, तो यहाँ पर जो खा नंबर है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? यानी ये जो रस मीमांसा एक आलोचना है, ठीक है, ये किसकी आलोचना है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किसी एक रचना, ठीक है, क्या कह रहा है? किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक रचना के लेखक का नाम, तो यहाँ पर जो अथाह सागर है, ठीक है, ये जो अथाह सागर है, ये एक निबंध है जिसकी रचना जयप्रकाश भारती ने की है। ठीक है, जयप्रकाश भारती, तो जयप्रकाश भारती ने इसकी रचना की है, जो कि एक निबंध है। ठीक है, दूसरी रचना जो है वो किसकी है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और जो ये अर्धनारीश्वर है, ठीक है, ये भी एक निबंध है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी जो रचना है वो है मेरी असफलताएं। तो जो मेरी असफलताएं हैं, ये बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है, गुलाब राय की रचना है, जो कि एक आत्मकथा है। ठीक है, आगे तीसरी जो चौथी रचना है, लहरों के राजहंस, ये रचना मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है, जो कि एक नाटक है। ठीक है, मोहन राकेश, जो कि एक नाटक है। तो ये चारों रचनाओं और जो इस विधा बनती है उसको भी हमने बता दिया। और आगे हम बढ़ते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जो कि एक निबंध है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंगा नंबर। ठीक है, तो इसमें पहले का अंगा नंबर देखिए क्या कहता है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो त्याग पत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक या रचनाकार जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था सेम है जैसे ही आएगा आपको बोर्ड परीक्षा में, थोड़ा चेंजेबल हुआ है, ये आपके लिए आसान है, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो दूसरा कक्का देखिए क्या कहता है, रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीति मुक्त धारा के कवि, ठीक है, रीतबद्ध रीति मुक्त धारा, रीतिकाल के कवि होते हैं। तो यहाँ पर रीति मुक्त धारा के जो कवि हैं वो घनानंद हैं। कौन है? घनानंद। और उसके बाद जो हैं आपके हैं ठाकुर, और आपके जो हैं वो आलम हैं। ये तीन
कवि हैं जो रीत मुक्ति धारा के हैं, और जो है एक कवि और हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी 2 अक्षर का है। तो ये सभी जो है रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और घनानंद की रचना की बात करें तो घनानंद की जो रचना है वो सुजान सागर है, विरह लीला है, ठीक है। और अगर हम जो है आलम की रचना की बात करें तो आलम केली या सुदामा चरित है। और ठाकुर की बात करें तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी रचनाएं हैं। इसमें खा नंबर का उत्तर देखिए, छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रवृत्ति से क्वेश्चन आता है, कंफर्म रहता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का। तो यहाँ पर जो छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ हैं उसमें आते हैं सौंदर्य भावना आती है, श्रृंगार और प्रेम वेदना आती है, रहस्य भावना आती है, और प्रकृति का मानवीकरण आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं छायावादी की प्रवृत्तियाँ होती हैं। और उसके बाद है ग नंबर, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति जो है वो आपके जो उत्तरायण कृति है, ठीक है, तो उत्तरायण कृति की जो रचना की गई है वो राम कुमार वर्मा द्वारा की गई है, जो राम कुमार वर्मा हैं वो प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, ठीक है। तो ये उत्तरायण जो है राम कुमार वर्मा की कृति है, ठीक। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है, उसके थ्रू 3 क्वेश्चन दिया जाता है, 2 गद्यांश रहता है, दोनों में से एक करना होता है। सभी जो प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, टोटल 6 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर जो का नंबर है ये आपका जो लिया गया है ये अजंता से लिया गया है, ठीक है, सॉरी अजंता से नहीं, ये जो है भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। और इसके जो भारतीय संस्कृति, इसके जो लेखक हैं, ठीक है, वो हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये हम संदर्भ में लिखेंगे। और दूसरा इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या आया है। और उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो ये हम जो है इसको पढ़ेंगे तो आराम से उसको हम जो है आंसर दे पाएंगे। और इसमें अथवा करके जो दूसरा है पहाड़, पहले पहाड़ काट कर, पहाड़ किस में था, तो ये अजंता में था। तो अजंता की रचना किसने की, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने की। ये इसका संदर्भ हो गया, ठीक है। और इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। आप गद्यांश पढ़िए, आपका आंसर पूरा आ जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पर जो है काव्य का आ जाता है, तो किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। एक के संदर्भ 1 नंबर, व्याख्या 4 नंबर, और जो काव्यगत सौंदर्य 1 नंबर, टोटल 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो का नंबर है तो आप देख रहे हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। कवि यहाँ पर कहता है कि आप मृत्यु का बिना डर के स्वागत करो, क्योंकि जो ये मृत्यु है एक विश्राम स्थल है, जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। जीव जहाँ से फिर से नया रूप धारण करके, नया शरीर धारण करके इस धरती पर फिर से आता है। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। जो मृत्यु होती है वो एक नदी के समान होती है, जिसमें मनुष्य श्रम करके यानी बहुत सारी मेहनत करके अपने प्राणों को त्याग कर फिर एक नए प्राण में यानी नए शरीर में आ जाता है, यानी नए शरीर को धारण कर लेता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, और फिर अपने नए एक शरीर को धारण करता है। जैसे एक जो कपड़ा होता है नहाने के बाद उसको उतार दिया जाता है, नहीं रख दिया जाता है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो एक शरीर नष्ट होने के बाद दूसरा नया शरीर धारण हो जाता है, यानी नया शरीर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी व्याख्या है, आप किताब से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें अथवा करके जो है, अगर हम इसके काव्यगत संदर्भ की बात करें तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वदेश प्रेम से है, ये जो रचना है स्वदेश प्रेम से है, जिसको राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ये संदर्भ में हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो दूसरा है, अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें जो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तो यहाँ पर देखिए जा तो वीर रस है, ठीक है, भाषा ब्रज भाषा है, ठीक। और उसके बाद इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, और यहाँ पर जो है वीर रस और श्रृंगार रस है, और उसके बाद इसमें सवैया छंद है,
व्यंजना शब्द शक्ति है, और खासकर जो अलंकार होता है लगभग अनुप्रास अलंकार सभी में होता है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जीव जहाँ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, उसके बाद चलिए आगे अथवा करके जो हमारा है क्वेश्चन, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सौहे सवे, अवलोकति लोचन लाहु लली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कुंज कली। ठीक है, तो ये जो श्लोक, ये पद्यांश लिया गया है, ये वन पथ पर जब जो है राम सीता लक्ष्मण वन पे जा रहे थे, तो उस समय जो है वहाँ गाँव, रास्ते में गाँव पड़ा, तो उस गांव की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें हुई, तो उन बातों की चर्चा इसमें हुई है। ठीक है, तो ये जो है वनपथ पर से लिया गया है, जिसकी रचना जो है तुलसीदास जी ने की थी कविता वाली। उसका एक जो है उसमें खंड है अयोध्या कांड, उस अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है वनपथ पर, वही रचना यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब ग्रामीण स्त्रियां जो होती हैं वो सीता से पूछती हैं कि ये तुम्हारे सांवले सुंदर सयानी है जानकी जानी भली। ठीक है, जो आपके साथ ये सांवले रंग के हैं ये आपके कौन लगते हैं। ठीक है, यानी उनके राम के विषय में जानना चाहा, तो सयानी है जानकी जानी भली। तो ये सुनकर जो है जो सीता माता हैं वो समझ जाती हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाहती है। तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें, बुझाए कछु मुस्काए चली। अपने नयनों को यानी अपनी आंखों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए सीता जी आगे चली जाती हैं। ठीक है, यानी उत्तर देते हुए, अपनी आंखों को तिरछा करके उत्तर देते हुए मुस्कुराते हुए आगे चली जाती, मतलब बोलती नहीं, तिरछी आंखें के द्वारा ही वो बता देती हैं कि ये हमारे कौन हैं। ठीक है, उसके बाद तुलसी ते ही अवसर सौहे सब अवलोकति लोचन लाहु लली। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे अवसरों को पाकर, यानी ऐसी अवसरों को पाकर का मतलब ये है कि ये तीनों ऐसे, वो उस ग्रामीण यानी जो गांव पड़ता था वहाँ के जो लोग होते थे ऐसी स्थितियों को नहीं देख पाते थे, मतलब ऐसा अवसर ही नहीं बन पाता था। तो तुलसीदास जी यहाँ पर उन ग्रामीणों को धन्य मनाते हैं, यानी वो ग्रामीण अपने को धन्य मनाते हैं कि ऐसे लाहू, ठीक है, ऐसे सुंदर सुंदर नेत्रों वाले, बाहु बड़े विशाल भुजाओं वाले लोगों को हमने पहली बार देखा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु कंजुल कंज कली। ठीक है, तो जैसे जो कमल होता है वो खिलता है, ठीक है, कलियां उसकी सुंदर लगती हैं, वैसे ही जो तालाब में खिलता है, तो वैसे ही वहाँ पर एक प्रकार से वो कीचड़ था, वो जो गाँव था कीचड़ रूपी था, उसमें जो है इन तीनों के आने से जैसे कमल खिल जाता है कीचड़ में, अच्छा लगता है, वैसे ही यहाँ पर ये मौसम बन गया। ठीक है, तो आप जो है इसकी व्याख्या जो है अपनी किताब के माध्यम से, अपने अध्यापक के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके काव्यगत सौंदर्य की हम बात करें तो जो काव्यगत सौंदर्य है इसका, जो भाषा है खड़ी बोली है, ठीक है, और जो गुण है वो प्रसाद गुण है, और जो इसमें हमारा रस है वो एक प्रकार से वीर रस है, ठीक है, सॉरी श्रृंगार रस है, और जो इसमें हमारा छंद है वो सवैया छंद है। ठीक, और इसमें रंग जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे तुलसी ते ही, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार, सुनि सुंदर, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार, सुधा रस साने अनुप्रास अलंकार, जानकी जानी भली अनुप्रास अलंकार, तो ऐसे हैं अलंकार। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें जो है लेखक का जीवन परिचय होता है और जो है इनकी एक रचना लिखना होता है। तो यहाँ पर जो भी लेखक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको जरूर याद करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, आप तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा, आपका एक कन्फर्म है आ जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। खा नंबर की बात करें तो इसमें एक कवि का जीवन परिचय और जो है एक रचना का नाम लिखने को आता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सूरदास, आप तीनों को याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ भी 3 नंबर कन्फर्म है, कोई रोक नहीं पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 6 में क्या कहता है, तो एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, जो 4 नंबर से आता है। एक जो है संदर्भ और 3 जो है व्याख्या पर मिलता है। तो एक पद्यांश रहता है यानी श्लोक रहता है, एक गद्यांश रहता है। तो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति ही, मानव जीवन का
ठीक है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार ही क्या होता है, संस्कृति होता है, ठीक है। यानी जो संस्कृतियां हमारी हैं वही संस्कृत होता है, ठीक है। मानव जीवन को सजाना संवारना ही क्या होता है, संस्कृति। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने, हमारे यानी बुजुर्गों ने हमारे उद्धार के लिए, मानव जीवन के संस्कार को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरण विचारान और विचारों को अदर्शयत यानी दिया यानी प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति ही, वही सब हमारी क्या है, संस्कृति है। यानी जो हमारे बुजुर्गों ने जो भी संभाल कर या संवार कर रखा, वही जो आज चल रहे हैं वही हमारी संस्कृतियाँ होती हैं। उसके बाद अथवा करके जो है इसमें क्या है, और ये जो लिया गया है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति ही से, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यहाँ पर क्या है, ये जो श्लोक लिया गया है ये आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आप श्लोक का ही व्याख्या करिए, गद्यांश का मत करिए। हाँ आता है तो अच्छी बात है, कर लीजिए, लेकिन श्लोक आप याद कर लीजिए। हमारे भी इस चैनल पर वीडियो पड़ा है, उन सबको पढ़ लीजिए, आपका कंफर्म है 3 नंबर कंफर्म। तो मानव हित्वा प्रियो भवति, मानव यानी अहंकार को त्याग कर लोग प्रिय हो जाते हैं। क्रोधम हित्वा ना सोचति, और क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति, और अपनी इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग कर, ठीक है, लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको श्लोक लिखना है। क्या लिखना है, श्लोक। तो यहाँ पर जो भी आप 2 श्लोक कम से कम याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। तो 2 श्लोक आप याद करेंगे तो आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, हो गया। उसके बाद जो हमारा ख नंबर है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, पिता किससे ऊंचा है, यानी पिता का स्थान जो है वो किससे ऊंचा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, पिता आकाशात् उच्चतरः अस्ति, पिता का स्थान जो है वो आकाश से भी ऊंचा है। दूसरा है, गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, ठीक है, गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, यानी घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। तो हमने पढ़ाया है आपको, गृहे सतः मित्रम भार्या अस्ति, घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लाभेन किम वर्धते, ये लेसन आपके यहाँ कट गया है। केन किन वर्धते लेसन है ना, उस लेसन का ये है लाभेन किम वर्धते। तो इसका हम उत्तर बता देते हैं, लाभेन लोभः वर्धते, ठीक है, लाभ से जो है लोभ बढ़ता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दुर्मुखः का आसीत, ठीक है, यानी जो दुर्मुख था वो कौन था। तो दुर्मुखः एकः चांडालः आसीत, तो जो दुर्मुख था एक चांडाल था, ठीक है। और उसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन क्या है, ग्रामीणान कः उपासत, ठीक है, जो ग्रामीण थे उनकी उपासना किसने की, यानी जो है अवहेलना, एक प्रकार से मजाक किसने उड़ाया। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा, ग्रामीणान एकः नागरिकः उपासत, ग्रामीणों का जो है एक शहरी व्यक्ति ने मजाक उड़ाया, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 करना था, हमने हम 5 का बता दिया, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्न 8, इसमें जो है रस है। तो यहाँ स्थायी भाव और परिभाषा लिखनी है, तो यही लिखा जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। और जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव हास होता है। 1 नंबर मिल गया। फिर बोल रहा है परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा एक ही हम बताएंगे आपको दोनों के लिए, ठीक है। जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से या संयोग से
शोक या हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण या फिर हास्य रस होता है। ठीक है, 2 नंबर कंफर्म हो गया। और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है खा, वो अलंकार से है, तो यहाँ उपमा रूपक जो है अलंकार दिया गया है, जिसमें बोल रहा है परिभाषा और उदाहरण बताओ। तो उपमा अलंकार की परिभाषा यही है, जहाँ 2 वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और जो है इसका अगर उदाहरण की बात करें तो राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, या पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, इतना लिख देंगे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो पीपल का पत्ता है वो हमारा क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है, और जो मन है उपमेय हो जाता है, और जो सरिस है वो वाचक शब्द हो जाता है, और जो डोला है वो क्या है, साधारण धर्म है। रूपक अलंकार की बात करें, जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है या अभेद आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर जो चरण है वो उपमेय है, जो कमल है वो उपमान है, हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं गा नंबर पे क्या कहता है, यहाँ पर जो है छंद है, क्या है, छंद। तो यहाँ परिभाषा और उदाहरण देना है, 2 नंबर कंफर्म रहेगा। तो सोरठा क्या होता है, यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना लिख दूंगा और उसके बाद जो है उदाहरण लिख दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा, इतना नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जो है सोरठे के उदाहरण की बात करें तो मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। ठीक है, तो और आप जो रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन पानी गए नवरे मोती मानो सुन, इसको उल्टा कर देंगे, पहला जो दूसरा है पहला कर देंगे, पहले को दूसरा कर देंगे, ये आपका सोरठा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रोले की अगर परिभाषा की बात करें तो जो रोले की परिभाषा होती है, यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती यानी विराम होता है। ठीक है, और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो होगा उदाहरण, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये रोला छंद का उदाहरण है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर समाधान पूर्ण तरीके से चल रहा है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर उपसर्ग आता है, 3 उपसर्ग है, एक एक करना होता है, 3 नंबर मिलता है। सु से सुगम सुलभ, ठीक है, प्रा से प्रगति प्रयत्न, ठीक है, और प्रति से प्रतिमान प्रतिकार, ठीक है, और प्रत्येक, उप से उपमान उपकार, निर से निर्भय निर्मम, ठीक है, अभि से अभिमान अभिद्यय, ठीक है, ऐसे शब्द आपको लिख देने, एक ही शब्द लिखना है। ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, हमने पढ़ाया है क्लास 10th में 11 नंबर यहाँ से। ठीक है, आप उसको जरूर देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यय है, 2 प्रत्यय के एक एक शब्द बनाने होते हैं, ना से अपना, पढ़ना, लिखना, सोना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पन है, बचपन, लड़कपन, ठीक है, और उसके बाद इक है, धार्मिक, साहित्यिक और मार्मिक, और उसके बाद ई है, पठनीय, गमनीय, रमणीय, धमनीय, ठीक है, ऐसे सारे शब्द होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, गा नंबर तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो है 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर राधा कृष्ण है, तो हमको आप 2 ही समास पढ़ना है, एक द्वंद्व समास और द्विगु समास, और हमारा समास कट चुका है। तो ये राधा कृष्ण है, मेल फीमेल है, यानी विलोम शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर राधा और कृष्ण जो है आपका समास बन जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास बन जाएगा? द्वंद्व समास। सप्तधान्य, तो सप्तधान्य 7 धान्यों का समूह, जो कि द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्यावाची है। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास, ठीक है। उत्थान पतन, यहाँ विलोम शब्द आता है, तो यहाँ पर उत्थान और पतन जो कि आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो 2 शब्दों के तत्सम रूप क्या होंगे? घर का
गृह होता है, मानुष का मनुष्य होता है, गांव का ग्राम होता है और चांद का चंद्र होता है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अंगा नंबर है 2 शब्दों के लिए 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पर ईश्वर का क्या होगा? प्रभु, ईश, भगवान, परमेश्वर। ठीक है, और कमल का क्या होगा? जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, ऐसे सारे शब्द। और उसके बाद फूल का क्या होगा? तो फूल का होगा कुसुम, सुमन, ठीक है, मंजरी, पुष्प। ठीक, और उसके बाद जंगल का क्या होगा? तो वन, कानन, अरण्य, विपिन। ठीक है, ऐसे सारे शब्द आपके पर्यायवाची हैं। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, वीडियो है तो आप 2 ही करना होता है, आसानी से कर पाएंगे उसी वीडियो के थ्रू, सभी का सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 प्रश्न 10। यहाँ संधि विच्छेद और जो है संधि का नाम। तो एक ही संधि है आपके यहाँ, कंफर्म है। आपको अगर संधि विच्छेद भी नहीं आता है तो आप संधि का नाम लिख देंगे दोनों में, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दोनों नंबर लेना है तो आप संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रत्युत्तरम लिखा है तो प्रतिधन उत्तरम यण संधि। ठीक है, यहाँ पर यण संधि सभी में है, इतना याद रखना। तो प्रतिधन उत्तरम यण संधि, स्वागतम सुधन आगतम यण संधि, इत्यादि इति धन आदि यण संधि, लाकृति ला धन आकृति यण संधि। हो गया, 2 नंबर मिल गया। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो खा नंबर है, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन लिखना है। तो इसको हम आपको पढ़ाएंगे जरूर, टेंशन मत लीजिए आप बोर्ड परीक्षा से पहले। तो यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तो जो द्विवचन होता है चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सॉरी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो रूप होता है द्विवचन ना, उसमें भ्याम भ्याम लगा रहता है जो हमारे शब्द हैं उसके बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा मधुभ्याम, नदीभ्याम, फलाभ्याम और मतिभ्याम। हो गया, कंफर्म हो गया 2 नंबर। ठीक है, यही हमको करना है। ठीक है, यानी हमको भ्याम भ्याम लगाना है, बस जो हमारे यहाँ शब्द लिखे हैं उसमें भ्याम लगा देना है और हमारा कंफर्म हो गया चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन। आप टेंशन मत लीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं, गा नंबर इसमें है शब्द रूप, सॉरी धातु रूप। क्या है? धातु रूप है, पुरुष वचन लकार बताना होता है, 2 नंबर होता है। तो अहसम जो है, आ जो होता है वो लंग लकार में लगता है। कौन से लकार में लगता है? लंग लकार में आ लगता है, पहचान है इसकी। ठीक है, तो ये होगा अहसत, अहसतम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसन, अहसम। ठीक है, तो ये जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, और जो है ये हस धातु है, आपके यहाँ 2 ही धातु है, पठ धातु और हस धातु। ठीक है, तो ये जो है उत्तम पुरुष का एक वचन, हस धातु, और जो है कौन सा लकार है? लंग लकार। ठीक है, दूसरा इसमें है पठावह। तो जो पठावा है, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन और ये लट लकार है। ठीक है, और ये पठ धातु है। ठीक है, तो ये है और उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ठीक, यहाँ भी 2 नंबर कंफर्म। और जो तीसरा है उसको भी आप जान लीजिए, क्या लिखा है? हसिष्यथः। ठीक है, तो इससे जो है लगता है वो आपके लिट लकार में लगता है, इतना याद रखिएगा, ये ट्रिक है। इससे जो है लिट लकार में लगता है, आधा नंबर मिल गया। और ये हसिष्यता है यानी हस धातु है, इसको लिख देंगे, टोटल 1 नंबर मिल गया। हसिष्यथः, तो हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न वो है हिंदी संस्कृत अनुवाद से। तो 2 वाक्यों का अनुवाद करना होता है संस्कृत में, 2 नंबर मिलता है। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। तो पहला है प्रयाग की गंगा तट पर स्थित है। तो प्रयाग जो है वो गंगा तट पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा? प्रयागे गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। ठीक है, तो प्रयागे गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। ठीक है, ये होगा इसका संस्कृत अनुवाद। और उसके बाद दूसरा देखिए, तुम दोनों क्या करते हो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, ये पहली बात वाक्य गलत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलती होती है। तो यहाँ पर तुम दोनों क्या करते हो? युवाम, युवाम इसी चैनल पर है,
हिंदी संस्कृत अनुवाद का फुल वीडियो, ठीक है, सभी लकार में आप वहाँ देखिए और आप समझ लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। किम, क्या का किम होगा, किम करते हो तो कुरुथ, ठीक है, क्या कुरुथ, तो ये हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है क्या है, विद्या विनय से बढ़ती है, तो विद्या विनयेन वर्धयति, ठीक है, वर्धयति, ठीक। नेक्स्ट है इसमें गंगा, ठीक है, क्या है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो ये हो जाएगा गंगा भारतस्य पवित्रम सरिता या नद्या, कोई दिक्कत नहीं, सरिता अस्ति, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आगे लास्ट है 5वां नंबर, क्या है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हमें का हो जाएगा, यानी हम सब वयम, ठीक है, मातरौ पितरौ च सेवाम कुरेम, ठीक है, कुरेम, क्योंकि ये विधिलिंग लकार में है, चाहिए, ठीक है। या फिर जो मातरौ पितरौ चा है, यहाँ पर हम पितरौ भी लिख देते हैं अकेले, तब भी हमारा सही है, यानी वयम पितरौ सेवाम कुरेम, वयम पितरौ सेवाम कुरेम, यानी हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है किसी एक विषय पर निबंध लिखने को आता है, 6 नंबर आता है, ठीक है। तो शास्त्र और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चारों को तैयार कर लीजिए, हो सकता हो आपका एक किसी में से कंफर्म हो जाए, बोर्ड परीक्षा में आ जाए। उसके बाद जो है आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो खंडकाव्य से है, तो यहाँ पर किसी एक खंड काव्य को करना होता है। और जो हमारे प्रतापगढ़ का है, ये 3 नंबर का वैसे मिलता है, ठीक है, 3 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ का जो है वो जो है ज्योति जवाहर है, ठीक है, जिसको किसने लिखा है, तो ये हमारे राही साहब ने लिखा है। तो राही कौन है, तो वो जो राही हैं देवी प्रसाद शुक्ल राही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक खंडकाव्य कथा सार आता है या कथा वस्तु आता है, दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आता है, ये कंफर्म होता है चरित्र चित्रण। तो आप इसी चरित्र चित्रण को याद कर लीजिए, बतिए खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का जो चरित्र चित्रण बनता है वो बनता है अलौकिक पुरुष हैं, ठीक है, अलौकिक पुरुष। और उसके बाद जो है बनेगा क्या बनेगा, तो यहाँ पर अलौकिक पुरुष हो गया। और उसके बाद गांधी जी से प्रभावित थे ये, ठीक है, महात्मा गांधी जी से प्रभावित, ठीक है, ये भी लिखेंगे। और उसके बाद जो है क्या लिखेंगे हम, राष्ट्रीय भावों के प्रेरक, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हम दृढ़ पुरुष थे, ठीक है, दृढ़ पुरुष, तो हम यहाँ पर दृढ़ पुरुष लिखेंगे, ठीक है। ये हेडिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इन हेडिंग्स को याद कर लीजिए, नहीं तो किताब से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद नैतिक एवं स्वाभिमानी, ठीक है, स्वाभिमानी, तो नैतिक एवं स्वाभिमानी थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है प्रश्न था। अदर जो है हमारे प्रतापगढ़ से संबंधित नहीं है, जो भी खंड काव्य हैं, तो ज्योति जवाहरी था। तो यहाँ पर पूरा नंबर हमने सॉल्व करवा दिया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको भी ये पता चल सके कि हाँ हम कितने पानी में हैं। हम तो बता ही, सॉल्व करवा ही दिए, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमको ये आता है कि नहीं आता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।